नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है कर्जा। कॉलेज का वार्षिकोत्सव था। छात्रों की गहमा गहमी के बीच प्राचार्य सरला वर्मा व्यस्त थी। तभी एक महिला अपने 7 साल के बच्चे के साथ वहां पहुंची और प्राचार्य का अभिवादन कर बोली, मैम मैं नैना हूँ। प्राचार्य सरला ने उसे गौर से देखा तो देखती रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर सहज भरोसा ही नहीं हुआ। उनकी आंखों के सामने जो नैना खड़ी थी वह संपन्नता की प्रतिमूर्ति थी, जबकि उन्होंने जिस नैना को देखा था वह दीनहीन दुर्लभ काया थी। प्राचार्य को समझते देर न लगी कि सम्राट महिला के रूप में जो नैना खड़ी है वह कामयाबी के शिखर पर है। इसीलिए अपनी पूर्व छात्रा को मेहमानों की पंक्ति में बिठाते हुए वह बोली कि नैना तुम कहीं जाना नहीं, इस कार्यक्रम के बाद मैं फुर्सत से तुमसे बात करूंगी। वार्षिकोत्सव के अवसर पर कॉलेज की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गया था। प्राचार्य सरला वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठी नैना के बारे में सोचने लगी। 7 साल पहले की सारी घटनाएं उनकी आंखों में चलचित्र की तरह घूमने लगी। प्राचार्य सरला सामने खड़ी युवती को चिंता भरी निगाहों से देख रही थी। तकनीकी कॉलेज में दाखिला लेने आई नैना बदहवास सी खड़ी थी, बिखरे बाल, सूनी आंखों जैसे दया की याचना कर रही थी। नैना सरला के निर्णय की प्रतीक्षा में खड़ी थी। कॉलेज में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक रहना होगा। छात्रों की उपस्थिति पर यहाँ काफ़ी ध्यान रखा जाता है। महीने भर के बच्चे की देखभाल करते हुए पढ़ाई करना क्या संभव होगा? प्राचार्य ने शंका जाहिर की। मैं किसी भी तरह समय के साथ तालमेल कर लूँगी, कृपया मुझे प्रवेश दे। नैना की आवाज़ काँप रही थी। तुम अगले साल दाखिला ले सकती हो, तब तक बच्चा भी कुछ बड़ा हो जाएगा और तुम्हारी सेहत भी सुधर जाएगी। मैडम, मुझे यह प्रशिक्षण पूरा करके नौकरी पर लगना है। यदि मुझे दाखिला नहीं मिला तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। प्राचार्य सरला ने नैना की ओर गंभीरता से देखते हुए उसे जाने का संकेत किया। नैना के जाने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रवेश समिति के अन्य सदस्यों के साथ विचार विमर्श करने के बाद नैना को कॉलेज में प्रवेश देने का निर्णय लिया गया। नैना कॉलेज में सबसे पहले पहुंच जाती थी। कक्षा में प्रश्नों का जवाब बड़ी फुर्ती से देती। साथ में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ बहुत कम बोलती, क्योंकि वह हमेशा अपने में ही खोई रहती। कई बार तो छोटी छोटी बातों पर साथियों से उलझ जाती थी। प्राचार्य को नैना के कटु व्यवहार की खबर जब तब मिलती रहती थी। एक दिन दोपहर को सरला के कमरे में खुफिया पुलिस अफसर मोहनदास आ धमके। शहर के मशहूर महिला तकनीकी कॉलेज में पुलिस अफसर का आना लड़कियों व कॉलेज स्टाफ के बीच घबराहट पैदा करने लगा था। मोहनदास नैना से पूछताछ करना चाहते थे। प्राचार्य ने नैना के सारे रिकॉर्ड पेश करवाए तो मोहनदास ने दबे स्वर में अपने आने का कारण जाहिर किया कि नैना का आतंकवादी संगठन से संपर्क होने की खबर कई बार थाने में आई है। खबर देने वाला हमेशा अपना नाम और पता फर्जी देता है। कई बार शिकायती पत्र आने के कारण खुफिया विभाग को खोज खबर लेने का आदेश दिया गया। प्राचार्य असमंजस में पड़ गई। पुलिस केवल शंका के आधार पर जांच के लिए आई थी। नैना को अचानक पुलिस अफसर के सामने खड़ा करने पर न जाने वह कैसा व्यवहार करेगी। वैसे भी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। यदि वह आवेग में चीखने चिल्लाने लगी तो मामला चारों ओर फैल जाएगा और कॉलेज की बदनामी होगी। काफ़ी सोच विचार के बाद वह बोली, ऑफिसर, मैं नैना से बातचीत करके खुद जानकारी लेती हूँ, उसके बाद नैना से आप बातचीत करें। अचानक पुलिस जांच की बात सुनकर हो सकता है कि वह कुछ खतरनाक निर्णय ले बैठे। नैना काफ़ी कमज़ोर है और तनावग्रस्त रहती है। आप 3-4 दिन का समय दीजिए। ठीक है, पर अब आप उसकी निगरानी भी करनी है, क्योंकि कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पुलिस वालों पर है। पुलिस अफसर मोहनदास ने उठते हुए कहा। अगले दिन प्राचार्य ने नैना को अपने कमरे में बुलवाया। कॉलेज की छुट्टी के बाद नैना उनके कमरे में आई। नैना को देखते ही उन्हें इंटरव्यू के दिन का दृश्य याद आ गया। नैना उस वक्त भी सामान्य नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर गहरी वेदना साफ झलक रही थी, पर उसके आतंकवादी होने की बात सचमुच दिल को दहलाने वाली थी। क्या सचमुच नैना किसी षड्यंत्र में उलझी हुई थी? क्या वह किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए ही यहाँ छात्रा बनकर आई है?
इस नाजुक मामले को सावधानी से सुलझाना होगा। मैडम, आपने मुझे मिलने को कहा था। नैना परेशान सी खड़ी थी। आप कहाँ रहती हैं? आपके परिवार में कौन कौन है? प्राचार्य ने पूछा। जी, मैं इस समय एक महिला हॉस्टल में रहती हूँ। नैना के होंठ काँप रहे थे। नैना, तुमने कॉलेज में प्रवेश के समय अपने फॉर्म पर रेड हिल्स एरिया में रहने की बात दर्ज की थी। अब तुम हॉस्टल में रहने की बात कह रही हो। पता बदलने की सूचना कॉलेज को क्यों नहीं दी? प्राचार्य का चेहरा तमतमाने लगा। जी मैम, सब कुछ काफ़ी जल्दी में करना पड़ा। इस कारण हॉस्टल का पता स्कूल कार्यालय को नहीं बता पाई। मैं कल नया पता ऑफिस में दे दूंगी, नैना ने कहा। आप अपना घर छोड़कर हॉस्टल में क्यों रहने लगी? आपके छोटे बच्चे की देखभाल कौन करता है? प्राचार्य ने पूछा। जी मैम, यह सब मेरा निजी मामला है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, नैना ने दृढ़ स्वर में कहा। देखो नैना, तुमको ढूंढते हुए खुफिया पुलिस के अफसर कॉलेज आए थे। पुलिस थाने में कई दिनों से कोई फ़ोन कर रहा था कि तुम आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई हो। मैंने पुलिस अफसर से कुछ समय मांग लिया ताकि तुमसे खुद पहले बात कर सकूं। तुम इस मामले में मेरा सहयोग करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, प्राचार्य कड़ी आवाज़ में बोली। क्या मैं आतंकवादी हूँ? नैना तमतमा कर बोली। सारा आतंक मुझ पर करने के बाद अब ये लोग नया नाटक खेल रहे हैं। नीच कहीं के। आने दो पुलिस को, उनकी सारी करतूत खोल कर रख दूंगी। नैना, चिल्लाना बंद करो, प्राचार्य संयंत्र स्वर में बोली। पुलिस से निपटना इतना आसान नहीं। आतंकवादियों के संबंध होने में शक में तुम्हें कैद करना बहुत आसान है। फिर बरसों कोर्ट कचहरी में फंसना होगा। तुम्हारे जीवन के मूल्यवान दिन यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। अपनी समस्या को बिना दुराव छिपाव के बताने पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कहते हुए उन्होंने नैना को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। नैना सिर झुकाए कुर्सी पर कुछ क्षण मौन बैठी रही। फिर अपनी कहानी बताते हुए बोली कि मेरे पिता नंदलाल का कोयम्बटूर में कपड़े का काम था। मेरी 2 छोटी बहनें भी थीं। माँ सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। बचपन में मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। मेरे पिताजी खाने पीने के बड़े शौकीन थे। बच्चों को भी बढ़िया पकवान खिलाते थे और सैर सपाटे के लिए अपने साथ ले जाते थे। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब मुझे माता पिता के बीच के तनाव का कुछ एहसास हुआ। पता चला कि मेरे पिता शराब पीते हैं। वह रात को देर से घर आते और फिर कमरे में माँ से लड़ते थे। माँ का कड़ा अनुशासन मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने पिता की ही बात मानती और उनके प्रति ही श्रद्धा रखती। मैं पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी और उस साल बीएससी की परीक्षा दी थी। मैंने जिस साल बीएससी की परीक्षा दी थी उसी साल अगस्त में एक दिन पिताजी अपने मित्र हजारीलाल को घर लेकर आए और मुझे बुलाकर हजारीलाल को प्रणाम करने को कहा। पिताजी ने मेरे सामने ही मेरी पढ़ाई, संगीत और खाना बनाने की हजारीलाल से काफ़ी तारीफ़ की और बोले कि जितनी जल्दी हो शादी की तैयारियां कर देंगे। हजारीलाल के जाने के बाद मेरे माता पिता में विवाह को लेकर झड़प शुरू हो गई। माँ कह रही थी कि हजारीलाल का बेटा हरीश नैना के लायक नहीं। उसने पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं की और कोई ढंग का काम धंधा भी नहीं करता। पिताजी चिल्लाने लगे कि आज के समय में इससे ज़्यादा अच्छा रिश्ता भला हमें कहाँ मिलेगा। सब कुछ जानने के बाद भी तुम तकरार क्यों कर रही हो? पिता के प्रति पूरी श्रद्धा होने के कारण हरीश को देखे बिना ही मैंने शादी के लिए सहमति दे दी। माँ का विरोध टिक नहीं सका। हरीश के साथ मेरी शादी हो गई और हम हनीमून के लिए ऊटी गए थे। ऊटी का मौसम सुहावना था। वह रंग बिरंगे फूलों से भरा अति विशाल बगीचा, गहरे ठंडे पानी से भरी झील में नौका विहार की सुविधा, चटपटी खाने की चीज़ों आदि के बीच हम कहीं खो से गए थे। रात को कमरे में शराब की बोतल खोलकर हरीश जो बैठा था सारी रात पीता ही रहा। दिन भर जिस हरीश के साथ जिंदगी के बेहद हसीन मान बैठी थी वह रात में वैश्य दरिंदा बन गया। सुबह होने तक शरीर और मन बुरी तरह घायल हो चुके। होटल का बिल भरने के लिए भी हरीश के पास पैसा नहीं था, तो मैंने विदाई के समय माँ के दिए हुए रुपयों से होटल का बिल भरा। ससुराल आते ही अपनी सास से पति की शिकायत करने लगी तो उनका तेवर बदल गया और झिड़की लगाते हुए बोली कि क्या तुम्हारे पिता शराब नहीं पीते? तुम्हारी माँ कैसे चुपचाप गृहस्थी चला रही है? जाओ अपना काम करो। मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि घर की नौकरानी की छुट्टी कर दी गई। रसोई का पूरा काम और इसी के साथ सफाई, बर्तन मलना, कपड़ा धोना,
बगीचे की देखरेख करना, सब कुछ मेरे पल्ले आ पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि मेरा पति हरीश न पिता के व्यापार में हाथ बटाता है और न ही कहीं नौकरी करता है। दिन भर बिगड़े दोस्तों के साथ ताश खेलना, शराब पीना, फालतू आवारागर्दी करना ही उसका काम था। इस नरकीय जीवन में मैं शादी के दूसरे ही महीने गर्भवती हो गई। शरीर की कमजोरी बढ़ गई तो मायके जाने की इच्छा जाहिर की। बहुत मुश्किल से 4 दिन मायके में रहने की अनुमति मिली। मायके पहुंचते ही मैं माँ पर बिफर पड़ी। माँ चुपचाप सब कुछ सुनती रही। अंत में उन्होंने वह सच बताया जिससे मैं पूरी तरह अनजान थी। माँ ने बताया कि तुम्हारे पिता ने व्यापार में घाटा होने पर हरीश के पिता से 22 लाख का कर्जा लिया था, जिसे वह दे नहीं पा रहे थे। जब स्थिति बिगड़ आई तब हरीश के पिता ने अपने आवारा लड़के की शादी तुम्हारे साथ करने की शर्त रखी। यदि शादी नहीं करते तो तुम्हारे पिता को जेल जाना पड़ता। वास्तव में एक तरह से तुम्हारे पिता ने उस राक्षस के हाथ तुम्हें बेच दिया। कर्ज लेने के कागजात, शादी के बाद वापस करने का वादा हरीश के पिता ने किया था, पर आज तक उन्हें वापस नहीं किया। बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? 2 लड़कियाँ और घर में बैठी है, उनका भविष्य भी तो मुझे देखना है। बेटी, तुम घर की इज्जत बचाए रखना। माँ, मैं अब ना तो ससुराल जाऊंगी और ना ही वह सब जुल्म सहूंगी। मेरे विश्वास को देखकर माँ बोली कि बेटी, तुम गर्भवती हो, अपने बच्चे के बारे में भी तो तुम्हें सोचना होगा। तुम्हारे पिताजी हरीश से किसी बुरी लत में कम नहीं है, पर मैं केवल तुम बच्चों के कारण ही तो उनके साथ गृहस्थी चला रही हूँ। मैं हारे हुए सिपाही की तरह ससुराल लौट गई थी। यातना भरे दिन, खूंखार रातें किसी तरह बीत रही थी। देवांश का जन्म हुआ। उसके बाद पति से लड़ झगड़ कर मैं ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिला ले पाई। मुझे घर के कामों से आज़ाद होकर कॉलेज जाते देख मेरी सास चिढ़ गई। छोटे बच्चे की देखभाल करना, अपने आवारा लड़के को असमय खिलाना पिलाना सास को भारी पड़ रहा था। मुझे कॉलेज से छुड़वाकर घर में बैठाने के लिए सास ने जादू टोने का सहारा लिया। घर में तांत्रिक आने जाने लगे। एक दिन मेरे खाने में कुछ जड़ी बूटी मिलाकर दिया गया तो मैं आधी बेहोशी की हालत में पहुंच गई। फिर मुझे घसीटकर उस तांत्रिक के सामने बैठाया गया और भूत उतारने के लिए मुझे मारा पीटा गया। तब मैं रोती हुई, दर्द से चीखती हुई निडाल हो गई थी। होश आने पर मुझे अपनी असहाय स्थिति का ज्ञान हुआ। मायके में जा नहीं सकती थी। अपनी ट्रेनिंग मुझे हर कीमत पर पूरी करनी है। काफ़ी सोच विचार कर मैं गिल्ड ऑफ सर्विस के कार्यालय में गई तो सोशल वेलफेयर बोर्ड के हॉस्टल में बहुत मुश्किल से जगह मिली। अपने शरीर पर पड़े गहनों को बेचकर ही हॉस्टल में बच्चे के साथ रहकर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। हॉस्टल की वार्डन हरीश को मुझसे मिलने नहीं देती। मैडम, मेरे पति ने मुझे फ़ोन पर कई बार धमकी दी कि मैं वापस घर चली जाऊं। यदि मैं वापस नहीं आई तो वह मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगा। यह उन्हीं की चाल होगी। आतंकवादी बताकर वह मुझे जेल भेजना चाहते हैं। मेरे बच्चे को मुझसे अलग करना चाहते हैं। प्लीज़ मैम, मेरी मदद कीजिए। प्राचार्य ने नैना को शांत कराकर भेज दिया। खुफिया पुलिस अधिकारी से बातचीत की। हफ्ते भर की जांच के बाद पुलिस ने नैना को निर्दोष पाया। नैना ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली। पुरस्कार वितरण की घोषणा के साथ प्राचार्य सरला वर्मा ने आंखें खोली तो सामने की कतार में नैना अपने बच्चे के साथ बैठी थी। उन्होंने नैना को मंच पर बुलाकर उससे सम्मानित करने के बाद धीरे से कहा, तुम जाना नहीं, तुमसे बातें करनी है। प्राचार्य के ड्राइंग रूम में बैठी नैना अपने बारे में बता रही थी। मैडम, यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद मुझे लंदन के एक स्कूल में पढ़ाने का ऑफ़र मिला तो मैं अपने बच्चे को लेकर वहाँ चली गई। उसके बाद पढ़ाने की नौकरी छोड़कर मैं एक कंपनी में लग गई और अब एक ऊंचे ओहदे पर हूँ। कुछ समय के बाद पति को भी लंदन बुला लिया और उनका उपचार कराकर नशे की लत छुड़वा दी। अब वह भी काम कर रहे हैं और मैं आपसे मिलकर आशीर्वाद लेने आई हूँ। यदि आप मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं पुलिस के चंगुल में फंसकर जेल चली गई होती। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती, नैना गदगद होकर कह रही थी। फिर उसने बैग से एक उपहार निकालकर प्राचार्य को दिया। नैना, जीवन की जंग को जीतना इतना आसान नहीं। जीवन एक अनबुझ पहेली है। हम आत्मविश्वास के बल पर ही सफलता पा सकते हैं और यह हौसला अपने में बनाए रखना
इसके बाद नैना ने प्राचार्य का एक बार फिर धन्यवाद किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? नैना के इस हालत का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।